ये ओपन कर लिया है ना सभी ने पेपर? पेपर सभी ने ओपन कर लिया है ना? ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन वेल्थ वायलेट्स। पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा ऑप्शन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, चौथा ऑप्शन है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो किसको वायलेट करता है ये? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। एनी आंसर? सर इसका बी ऑप्शन लग रहा है मुझे तो। कंफर्म नहीं है? जी सर, बी कंफर्म है। कंफर्म ना? जी बी, जी। बी ही कंफर्म है, बी ही कंफर्म है इसका। ओके, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नीदर फंडामेंटल राइट नॉट लीगल राइट। क्या ऑप्शन होगा इसका? सर लीगल राइट टू एवरीवन। लीगल राइट टू लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन सर। एनी पर्सन। आर्टिकल 300 को देख लीजिएगा, एक बार रीड कर दे रहा हूं। इसमें कहा गया है पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो नो पर्सन मींस वेदर ही इज अ सिटीजन और नॉन सिटीजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, बी इसका सही है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? राइट आंसर क्या होगा इसका? ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सोशलिस्ट, अ सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सर इसका बी होगा, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यस, क्योंकि ये सोशलिस्ट सेकुलर जो टर्म है वो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। इनिशियली यही था केवल, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoy a real powers, a government limited by terms of the constitution। क्या होगा इसका राइट आंसर? सर डी। डी। सर डी यस, होगा इसका। यस, दिस इज द राइट आंसर। a government limited by terms of the constitution, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कोई भी गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहलाएगी। इसके बाद में ये आरिफ भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये डांस से रिलेटेड है। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें, सिक्स क्वेश्चन है इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) of the Constitution of India. Padma awards which were instituted in year 1952 were suspended only once. The number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. What is the right answer? जी बताइए। सर ये होगा क्या? सोचिए फिर रीजनिंग के साथ बताइए। सर सी। सी मीन्स 1 and 3। जी सर, उसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो सी ही होना चाहिए, क्योंकि टू तो ठीक है, एक बार कैंसिल हो चुके हैं। कब हुआ है कैंसिल? सर व्हेन मुरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी तब हुआ था। 1977 में। जी सर। 1977 में डिसकंटिन्यू हुआ था, उसके बाद 1980 के बाद में दोबारा से स्टार्ट हो गया था ये। ओके, तो आंसर विल बी सी। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर है सी के अलावा? सर सी ही
होना चाहिए क्योंकि बाकी नहीं, तीनों ऑप्शन आपका प्रतीक्षा, आपका आंसर मैं समझ लिया। बाकी बाकी तीनों लोगों ऑप्शन में बाकी 2 लोगों दिया हुआ है तो सर एक वही बचता है जिसमें 2 नहीं है। नहीं नहीं, बाकी बाकी लोग कोई आंसर देना चाहेंगे इसका? सर सी होगा सर। सी होगा पक्का? जी जी। ठीक है, सी ही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ, ये है 12th क्वेश्चन है इसके बाद में। बेसिकली ये क्वेश्चन तो इंडियन पिनल कोड का है। ये इंडियन पिनल कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहिएगा इसे। 12th नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज is locked up in the police station, not in jail. दूसरा इसका ऑप्शन है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 2 ओनली। और किसी का कोई आंसर? नो सर, ओनली 2 बी ही होना चाहिए। ठीक है, कि कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव किया जाता है, 161 का जो स्टेटमेंट होता है 161 के स्टेटमेंट से रिलेटेड ही यहाँ पे इंटरोगेट करने का। क्योंकि अगर पुलिस की कस्टडी में होगा, थाने में रहेगा अगर वो, तो वो पुलिस कस्टडी रिमांड पीसीआर कहा जाता है उसे। और जुडिशियल कस्टडी रिमांड में ही रहता है कि वो जुडिशियल ऑर्डर से, मजिस्ट्रेट के जुडिशियल ऑर्डर से उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में अगर उसे इंटरोगेट करना है अगर पुलिस के द्वारा, तो उसको 161 के एप्लीकेशन को परमिट कराना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर विल बी ओनली 2, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया consider the following statement. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it become a matter of her right. State government have their own prisoners released on parole rules. Which of the following statement is correct? जी बताइए। पैरोल बेसिकली कन्विक्ट्स को दिया जाता है। पैरोल का जो बेनिफिट है वो कन्विक्ट्स को दिया जाता है, जो जिनको कि कन्विक्शन हो गया होता है। सर सी हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता है वो, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको पैरोल दिया जाता है। बी होना चाहिए इसका। सी है सर। सी कौन कौन बता रहे हैं? यस सर, पूनम त्रिपाठी। पूनम त्रिपाठी सी। इसके अलावा डिफरेंट कोई आंसर बता रहे हैं? सर बी। सर बी होगा, बी। यस, इट्स आंसर विल बी बी, क्योंकि मैटर ऑफ राइट नहीं होता है उसका। और जो स्टेट गवर्नमेंट के पैरोल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली किसी प्रिजनर को पैरोल दिया जाएगा। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है पॉलिटी का। यह लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव or administrative authority and unguided or uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? आर्टिकल 32। ये किसने बताया? विकास शर्मा बताया। आर्टिकल 32 के अलावा और कोई आंसर? पढ़ लीजिए, समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को।
A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution of India? सर इसका डी होगा। डी में क्या दे रखा है? सर डी तो नहीं हो सकता सर, आर्टिकल 32 ही होना चाहिए। डी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो सर 44 तो मुश्किल ही है। नहीं, डी नहीं होगा, डी को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। आर्टिकल 28 को इसलिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। अब बचा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 32। सर 32 ही होगा सर। 32 क्यों होगा 32? 32 क्यों होगा? 32 में तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे रखी हैं कि अगर कोई राइट वायलेट हो रहा है तो 32 में आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे रिट पिटीशन के माध्यम से। सर इसमें रिट वगैरह का भी प्रावधान है सर? ना 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 ना, क्वेश्चन को सही से समझिएगा। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided or uncontrolled discretionary power अगर दे दी गई किसी एप्लीकेशन ऑफ लॉ में और वो वायलेट कर दे और से राइट्स जो वायलेट होते हैं, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि रीजनेबल और फेयर। क्यों? मेनका गांधी का केस पढ़ाए थे ना, मेनका गांधी वाला केस पढ़ाए थे। क्यों भैया जी? नूतन सिंह बोल रहे थे ना? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे जैसे रूल ऑफ लॉ जब पढ़ा रहे थे आर्टिकल 14 में, तो कहा गया था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ये तो पढ़ा रहे थे हम। इक्वलिटी तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए वहां पर, और अगर आर्बिट्रेरीनेस हो गई अगर किसी लॉ में, तो कौन सा आर्टिकल अट्रैक्ट होगा? आर्टिकल 14 अट्रैक्ट होगा ना। यस सर, यस सर। मेरी बात से सहमत हैं सभी लोग या कोई सहमत नहीं है? तो फर्दर एक्सप्लेनेशन किया जाए इसका। लेजिस्लेशन, सही से दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को। लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द, एक लेजिस्लेशन कोई हमने बनाया, कोई एक्ट बनाया जिसे एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर मिल गई, मतलब बहुत ज्यादा ताकत मिल गई। पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, किसी एप्लीकेशन ऑफ लॉ के लिए, और वो वायलेट करता है, तो वो किस आर्टिकल को वायलेट करेगा? अनकंट्रोल अनगाइडेड पावर अगर मिल गई, इसका मतलब आर्बिट्रेरी पावर मिल गई, अनरीजनेबल मिल गई, अनफेयर मिल गई पावर्स, तो कौन सा आर्टिकल जो है इफेक्ट हुआ उससे? आर्टिकल 32 में हम जो है तो जाएंगे रिट में उसके वायलेशन के रेमेडी के लिए, लेकिन अट्रैक्ट कौन सा सेक्शन होगा यहाँ पे? मेरी बात से सब लोग सहमत है कि नहीं? आर्टिकल 14। किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बताइए कंफ्यूजन हो तो कोई, जिससे कि आगे बढ़े। फिर प्रतीक्षा कुछ कहना चाहती हैं? सर अगर वायलेशन की बात है तो 14 ही होना चाहिए फिर तो। नहीं ना, तो क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंगली समझिए ना। क्या लेजिस्लेशन विच कन्फर्स, कोई भी लेजिस्लेशन जो कि एग्जीक्यूटिव स्टेट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड पावर डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, मतलब कोई रीजनेबल नहीं है, कोई फेयरनेस नहीं है। तो वहां पे आर्टिकल जो वायलेट होगा वो आर्टिकल 14 वायलेट होगा, और 14 वायलेट हुआ तो हम आर्टिकल 32 में जाएंगे, 32 में हम रिट में जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर, नो सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर that indicates that it is a federal in character?
तो फेडरल कैरेक्टर के लिए कौन कौन से एसेंशियल फीचर बताए थे हमने? 5 फीचर बताए थे। ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा? पांच फीचर्स बताए थे मैंने। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा बताया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा बताया था रिजिडिटी, और पांचवा बताया था अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स का मतलब समझ रहे हैं आप? इट मींस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फर्स्ट वाला हुआ। है ना? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, ये एसेंशियल फीचर नहीं है। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ये भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये भी एसेंशियल फीचर नहीं है फेडरल कैरेक्टर का। तो 5 हमने फीचर्स बताए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, और पांचवा अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स मींस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन है, which one of the following best defines the term state? स्टेट को कौन डिफाइन करता है? तो a community of person permanently occupying a definite territory of independent of external control and possessing organized government. दूसरा ऑप्शन है politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of subsistence. And C option है इसका, number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own and culture, tradition and government. A society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. तो स्टेट को कौन डिफाइन करता है? सर ऑप्शन ए। और किसी का कोई? ये सब बी लग रहा है मुझे। पूनम त्रिपाठी बी, प्रतीक्षा गौर ए। सर ए ही होना चाहिए। हाँ, ए होगा सर, ए। नूतन सिंह ए, नकुल चौधरी, सर ए होगा। भारत गौतम, सर कंफ्यूजन है इसका। राहुल भारद्वाज, विकास शर्मा। सर ए होगा। कैसे होगा ये? ए में कहा गया है कम्युनिटी ऑफ पर्संस permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. उसके बाद में politically organized people, बी है, a politically organized people of a definite territory, possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of subsistence. बी नहीं होगा? सर ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि पॉलिटिकली होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली है, कम्युनिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है? पॉलिटिकली है सर। सर बी होगा इसका। निश्चित भूभाग होना चाहिए और इनका जो है शासन स्वयं पर करें, जैसे हमारा हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपुल। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपुल होंगे वही स्टेट कहलाएगा, कम्युनिटी नहीं होगा। नहीं तो मालूम पड़ा कि नागालैंड में या सपोज कि छत्तीसगढ़ में लोग जो है कम्युनिटी नक्सल जो है अपने आपको बना लिए हैं कम्युनिटी के रूप में, और उन्होंने कुछ टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया गया है और उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल कंट्रोल से, और उनकी सरकार चल रही है, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, तो उसे ये स्टेट नहीं कहा जाएगा उसे। लेकिन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड मींस एक डेमोक्रेसी होगी, है ना? तो इसका आंसर बी होगा। और मेरे आंसर से कोई सहमत ना हो तो अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछे। सभी लोग सहमत हैं मेरे आंसर से? पूनम त्रिपाठी, आपका आंसर बी था ना? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।
बी के अलावा किसी का आंसर हो, उसका एक्सप्लेनेशन हो उसके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? सर सी। सी में कहा गया 1 and 3। सर सी होगा। बोथ 1 and B। हाँ, सर सी होगा। सी होगा। यस सर। रिव्यू की पावर है क्या हाई कोर्ट के पास? रिव्यू की पावर है क्या? यस सर। किस आर्टिकल में? सर शायद 231। शायद नहीं बताइए, शायद नहीं बताइएगा, है ना। पूरे आर्टिकल्स पढ़ देता हूं, एक बार सुन लीजिएगा। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट फॉर स्टेट के लिए, 215 में कहा गया हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 216 में कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, 217 में कहा अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ओथ और अफर्मेशन बाय जज ऑफ हाई कोर्ट, 220 में restriction practice after being a permanent judge, 221 में salaries of the judges, 222 में transfer of a judge from one high court to another high court, 223 में appointment of acting chief justice, appointment 224 में appointment of additional and acting judge, 224A में appointment of retired judge at sittings of high court, 225 में कहा गया jurisdiction of existing high courts, 225 में 26 में कहा गया power of high courts to issue certain writs, 227 में power of superintendence over all courts by the high court, 228 में transfer of certain cases, 229 में officers and servants and the expenses of the high court, 230 में extension of jurisdiction high courts to union territories, 231 में establishment of common high court for 2 or more states। रिव्यू कहीं आया किसी आर्टिकल में? नो सर। नहीं आया ना, तो बी तो एक्सक्लूड हो गया। क्यों? बी एक्सक्लूड हो गया ना। जी सर। जबकि आर्टिकल 137 में प्रोवाइड किया गया रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 में रिव्यू की पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो हाई कोर्ट को तो रिव्यू की पावर है नहीं, तो बी एक्सक्लूड हो गया। सहमत? मेरी बात से सहमत हैं सभी लोग? यस सर, ओनली वन। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब हमको दिमाग लगाना है इस पर कि क्या एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इज इट पॉसिबल? यस सर सर। यस सर। किस आर्टिकल में? 128। 128 में क्या दे रखा है? यस, 128 पढ़ देता हूं एक बार। Yeah, notwithstanding anything in this chapter, Chief Justice of India may at any time, with previous consent of the President, request any person who held office of Judge of Supreme Court or Federal Court, or who has held the office of Judge of High Court and duly qualified for appointment as a Judge of Supreme Court to sit and act as a Judge of Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine, and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that court। इसमें प्रोविजन दे रखा है, provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as judge of the court unless he consents so to do। तो इसका आंसर हो गया ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सर ए होगा। ए होगा सर। ए, ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नहीं ना? सर इसके बाद 17 को एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए सर।
किसको? 17 को? हाँ सर, वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है अभी उसमें सर। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट वही होगा जो डेमोक्रेटिकली रिकॉग्नाइज स्टेट होगा, वही स्टेट होगा। और डेमोक्रेटिकली रिकॉग्नाइज स्टेट की जो बात हो रही है वो वही है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपुल, कम्युनिटी। कम्युनिटी सपोज कि ये है कि ये गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर कहें हमारी सरकार चलेगी, हमारी टेरिटरी पे डेफिनेट टेरिटरी है, पूरा हमारा गांव हमारा है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और वो गवर्नमेंट चलाने लगते हैं, तो क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज मतलब डेमोक्रेटिकली रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट होगी, जिसकी डेफिनेट टेरिटरी होगी। यस सर। हाँ ये तो है सर कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में अगर कोई जनसंख्या है तो उस पे सरकार का ये अधिकार होगा, संप्रभुता जिसे हम बोलते हैं, हाँ, पॉलिटिकली उसके अकॉर्डिंग के साथ निर्माण होगा ही। हाँ, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जी कोई कम्युनिटी नहीं बना सकती है। कोई कम्युनिटी जो है, जैसे मैंने नक्सल वाला जो एग्जांपल दिया था आपको, यस सर। वैसा नहीं हो सकता है। या जैसे सर सपोज कि कश्मीर में कुछ एरिया ऐसे हुआ करते थे जहां पे कि उनका ही कंट्रोल था, है ना? तो क्लियर हो गया ना अब तो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सेकेंड इसका है सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. इसका ऑप्शन कौन सा होगा? आंसर क्या होगा इसका? भरत गौतम, नकुल चौधरी, नूतन सिंह, बताइए। पूनम त्रिपाठी, विकास शर्मा। सर इस क्वेश्चन में होगा, इसमें जो एक राष्ट्रपति बन सकते हैं वो जन्म से नहीं होना चाहिए, भारत के नागरिक हों। हाँ। और एक और सेकंड वाला सर मेरे क्वेश्चन मिल नहीं रहा, यही वाला सही है। एक इसका और फिर बी सही है। देयर इज ओनली, क्या नकुल क्या बोल रहे हैं? बी सर करेक्ट होना चाहिए सर। बी मतलब ऑन टू ओनली? यस क्या सर। टू सिटीजनशिप टू डोमिसाइल हैं क्या इंडिया में? सर ओनली वन होना चाहिए। सर फर्स्ट एक ही होगा। इसका सर वन होगा, वन। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstance। ऐसा है क्या कि अगर किसी फॉरेनर को सिटीजनशिप दे दी गई तो उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता? सर किया जा सकता है। तो आंसर तो सही हो गया फिर ये भी। क्यों? सर गलत होगा ना, उसने बोला है कैन नॉट बी डिप्राइव, नहीं कर सकते, लेकिन कर तो सकते हैं। हाँ, डिप्राइव कैन नॉट बी डिप्राइव कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। 3 A citizen by birth only can become a head of the state। सर ये भी गलत है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्राध्यक्ष के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। बाय बर्थ का ऐसा कुछ है नहीं। तो गलत हो गया ये भी। अब सही कौन सा हो गया फिर? सर ए होगा, वन, सिर्फ वन। ए हो गया बस। देन राइट आंसर विल बी ए। और कोई डिफरेंट सोच रहा है? डिफरेंट सोच रहा है कोई, या डिफरेंट आंसर किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। Which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? A committed judiciary, centralization of powers, elected government, separation of powers। सबसे महत्वपूर्ण कौन है इनमें? Best safeguard for liberty। इलेक्टेड सर गवर्नमेंट। डी है। डी, शक्तियों का पृथक्करण। और किसी का कोई आंसर?
एक्सप्लेनेशन क्या है इसके पीछे आपका पूनम, सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए? सर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, वही जैसे अभी पंचायत का सिस्टम होता है तो लो लेवल तक भी तो मतलब शासन की पहुंच हो तो लोगों की। लिबर्टी के, लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी के लिए बेस्ट सेफगार्ड कैसे हो सकता है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स? सपोज कीजिए किसी के लिबर्टी किसी की वायलेट हो रही है तो कहां जाएगा? सर वो न्यायपालिका के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट समथिंग तो वो जो है ना कोर्ट इसका के पास जाएगा। राइट आंसर होगा कमिटेड जुडिशरी। ए होगा सर, ए। सच होगा सर। हाँ। यस सर। और मैं समझ नहीं पाई थी सर, सॉरी जी, नहीं नहीं कोई इशू नहीं। और किसी का कोई आंसर इसके अलावा? सर गलत समझ लिया था सर इसको मैंने। अरे नहीं नहीं, अरे नो नीड टू एक्सप्लेन। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कोई डिफरेंट आंसर हो, आपका डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो, तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चंस हैं क्या इसके? मैं तो यहीं तक देखे मैंने। हाँ एक है ये, यस 29 क्वेश्चन है। नहीं 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 29 नहीं है, 27 भी है। 27 है ये। We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? पहला है इसका, as regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited. In India, the matters related to the constitutionality of the amendment of an act of Parliament are referred to the Constitution bench by the Supreme Court. कौन सा आंसर सही होगा इसका? केवल ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड बी, नीदर वन नॉर ए नॉर टू? सर इसका दोनों लग रहा है सही। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर है इसके अलावा? सर सी सही लग रहा है इसका। दोनों सही हैं? यस सर। जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की पावर है वो लिमिटेड है क्या इंडियन पार्लियामेंट की? इंडियन पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन की पावर है लिमिटेड है क्या? यस सर, लिमिटेड है। कैसे, किस प्रोविजन में लिमिटेड है? ऐसे डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन अगर लिमिटेड नहीं है तो सर कोर्ट उसको restrict कर देते हैं, तो उस हिसाब से लिमिटेड हुई। नहीं कुछ नहीं भी नहीं नहीं, लेजिस्लेट तो कुछ भी कर सकते हैं वो। लेजिस्लेट तो कुछ भी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया अभी, तो क्या रोका किसी ने उनको? क्यों? पार्लियामेंट की लेजिस्लेट करने की पावर तो अनलिमिटेड है, व्हाट आई फील। हाँ वो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जा सकता है। अगर वायलेट कर रही है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। सर अगर अपोजिट सोच के देखा तो जैसे कि 50% क्राइटेरिया होता है रिजर्वेशन का, उसको ओवर नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में जब किया तो उसको उन्होंने जब रूल बनाया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन जा रहा था, तो जुडिशियरी ने उसे लिमिट भी तो किया है। नहीं, वो वहां लिमिटेड कहाँ हो गए? वो तो अनलिमिटेड अपने उन्होंने तो बॉल फेंक दी है ना, उन्होंने तो अपना लेजिस्लेट कर दिया।
लेकिन ये सब संसद में लोगों की सहमति से, जैसे जो हमारे मेंबर्स हैं जी उनकी सहमति से जो भी जरूरत होती है उसके लिए तो कानून बन ही जाता है ना। तो सर ऐसा कोई सीमित तो नहीं है। सीमित नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली आंसर है इसका ओनली 2। बाकी यस और सर। इस पे आप लोग पढ़िए, है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं गलत हूं तो मुझे उसे करेक्ट कराइए मुझे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आंसर है इसका ओनली 2। सर आर्टिकल 13 भी तो कहता है कि अगर कोई लॉ नहीं वायलेट कर रहा है उसको तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकता नहीं, है। नहीं, वही तो वाली बात आ गई। नंबर 2 की बात कर रही हैं आप नंबर 2 की बात कर रही हैं। लेकिन जब लेजिस्लेशन पार्लियामेंट जो है कोई एक्ट को, किसी भी एक्ट को जब लेजिस्लेट करती है किसी भी एक्ट के सिलसिले में, तो वो लेजिस्लेट कर सकती है। वो दूसरा इशू है कि जुडिशियल साइड में अगर आएंगे उसके अगेंस्ट अगर कोई वायलेशन किया है उसके किसी प्रोविजन ने, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्ट तो बना ही सकते हैं आप। एक्ट बनाने में कहाँ बाधा है? ये सर सांविधिक कितने सारे बने हुए भी हैं है ना? संसद से। तो वही ना, तो अनलिमिटेड पावर है लेजिस्लेट करने की। लेकिन उसको जो नंबर 2 है ना, उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। जो पॉइंट 2 है 13, आर्टिकल 13 जो है ना, आर्टिकल 13 जो है अट्रैक्ट होगा सेकंड ऑप्शन के लिए। लेकिन पावर अनलिमिटेड है लेजिस्लेट करने के लिए पार्लियामेंट की। या फिर कोई ऐसा प्रोविजन बताइए। आर्टिकल 13 की बात मत करिए। आर्टिकल 13 तो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जो इसका सेकंड जो नंबर है उसके बारे में बात करता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन हो जो कहता हो कि लिमिटेड दायरे में ही कोई एक्ट बनाया जा सकता है। प्रतीक्षा और पूनम त्रिपाठी मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? आप ही दोनों की क्वेरीज थी। यस सर मैं सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे रूल संसद में सांविधिक करके करते हैं। वो तो जब उसमें न्यायिक पुनरावलोकन या कुछ इस तरह से न्यायपालिका मतलब उनके जो मूल ढांचे से रिलेटेड कुछ होता है तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है। अदरवाइज बहुत सारे जी रूल रेगुलेशन संसद बनाती ही है, उसकी कोई सीमा नहीं है सर। जी, नकुल चौधरी, नूतन सिंह, राहुल भारद्वाज, भारत गौतम, दीपा तिवारी मेरी बात से सहमत है या नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर, सहमत है सर। तो इसका आंसर होगा केवल ओनली 2। बी सर, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the union government, consider the following statement. And Gopal Samay Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely by pursuing the subject of administrative reform. In 1970, the Department of Personnel was constituted on recommendation of the Administrative Reforms Commission 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये देखना पड़ेगा कि क्या कहा अयंगर साहब ने। 1971 में जो डिपार्टमेंट पर्सनल जो कंस्टिट्यूट हुआ था उसने अपने जो रिपोर्ट प्लेस की थी प्राइम मिनिस्टर के सामने, इसको देखना पड़ेगा इसे। ये फैक्चुअल सवाल है। ये किसी ने पढ़ा है इस पर? नहीं पढ़ा आज। इस क्वेश्चन को 28 क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। आप लोग इस पर सर्च करके मुझे भी बताइए। ओके सर। इसके बाद में ये 29 है क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी इज राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सर आर्टिकल 21। 21, आर्टिकल 21। ठीक है, ओके, आर्टिकल 21 राइट आंसर। नेक्स्ट, in India there is no law restricting candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. दूसरा है 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल contested from 3 Lok Sabha constituencies. As per the existing rules, if candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him, her in event of him, her winning in all the constituencies. इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर सकता है, नो डाउट। अब ये देखना पड़ेगा 1991 में लोकसभा इलेक्शन लड़े थे नहीं लड़े थे देवीलाल 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से? गूगल करके देख लीजिएगा जरा।
गूगल करिए, कोई बताइए फिर। बाकी ये कहीं नहीं कहा गया कि अगर एक सीट से वो जीत जाता है तो बाकी की सीट्स अगर छोड़ता है तो उसकी पार्टी बियर करेगी। ये मेरे अकॉर्डिंगली रॉन्ग है। बाकी नंबर 2 देख के बताइएगा। देवीलाल, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे, 3 से नहीं लड़े थे, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा और मुझे भी बताइए फिर। इज इट क्लियर? जी सर। इसके बाद में शायद और कोई आंसर क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड। एक बार और पूरा पेपर देख ले रहा हूँ पलट के। सर 2 ही है, सीकर और रोहतक। 2 जगह से लड़े थे, सीकर और रोहतक, जी जी जी। राजस्थान हरियाणा। तो इट मींस केवल जो हमने आंसर बताया कि ओनली वन वाला आंसर जो है वो केवल सही होगा। ए इसका आंसर होगा। ओके, क्योंकि ये कहीं कोई रूल नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि अगर वो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ देते हैं तो वहां का खर्चा उनकी पार्टी वहन करेगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके सर। और कोई आंसर कोई दिख रहा हो, कोई क्वेश्चन दिख रहा हो तो बताइए पॉलिटी का। बाकी मैं भी देख रहा हूं। तो अपियर करने वाले कोई कैंडिडेट आए आज, नहीं आए उपस्थित? 11-10 लोग हैं जो क्लास में हैं, वो कोई अपियर किए हैं आज, नहीं किए हैं? नहीं सर, बाकी जो पेपर देने गए थे वो अभी आए नहीं है सर, इसमें जुड़े नहीं है आज। ओके ओके ओके। और कोई क्वेश्चन नहीं है पॉलिटी से रिलेटेड? ठीक है, बाकी अब स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 और 15 कंक्लूड करा दिए थे। आज आर्टिकल 16 से स्टार्ट करते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बेयर रीडिंग कर देता हूं उसकी, आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लॉज 1 है इसका कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑल सिटीजन्स की बात आ रही है और ऑल पर्सन्स की बात नहीं आ रही है। ऑल सिटीजन्स, ओनली सिटीजन्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी किसके लिए? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट ऐसी किसी ऑफिस में जो कि स्टेट के कंट्रोल में आता है। स्टेट मींस एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो डिफाइन किया गया है स्टेट, उन्हीं ऑफिसेस के लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात होगी सारे सिटीजन्स के लिए। क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे जो ग्राउंड्स है ना, वो आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड्स दे रखे थे उनसे बढ़ गए। जैसे आर्टिकल 15 में ग्राउंड्स थे रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पर डिसेंट बढ़ गया और रेजिडेंस बढ़ गया। डिसेंट और रेजिडेंस दो चीजें बढ़ गई यहां पे, दो क्राइटेरिया कि नो सिटीजन shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated, ना तो ineligible होगा ना discriminated होगा against in respect of any employment or office under the state, किसी employment के लिए या किसी ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए जो कि स्टेट के अंडर में आता है। थर्ड क्लॉज है इसका कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent parliament from making any law prescribing. Nothing in this article shall prevent parliament from making any law prescribing in regard to class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or a union territory any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. Sorry. तो ये आर्टिकल पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करता है कि ऐसा कोई लॉ बनाने के लिए। क्लॉज 4 है इसका, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। उसके बाद में क्लॉज 4A जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 77th अमेंडमेंट से, 77th अमेंडमेंट 1995 में। इसमें कहा गया नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, ये प्रमोशन की बात आ गई इसमें, एंड कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास or classes of post in the services under the state in favor of the scheduled caste and scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। कि ये प्रमोशन और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात करता है क्लॉज 4A। उसके बाद में 4B जोड़ा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, और इसको जोड़ा गया 85th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया ऐसे कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ अ ईयर which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provisions for reservation made under clause 4 or 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on the total number of vacancies of that year। Suppose कीजिएगा कि ये है 2020 में जो रिजर्वेशन की वैकेंसीज थी उनमें से सपोज कीजिए 50 वैकेंसी थी रिजर्वेशन की, उनमें से 10 वैकेंसी सिर्फ जो है फिल्ड हुई, 40 वैकेंसीज क्योंकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हो पाए तो 40 वैकेंसीज जो है अनफिल्ड रह गई। तो उसके बाद में वो वैकेंसीज थी ना उनको कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, वो 2021 में कैरी फॉरवर्ड हो गई। तो वो जो इस वर्ष की वैकेंसी थी, इस ईयर की वैकेंसी थी 2021 की, उनके साथ में जोड़ा जाएगा और वो वैकेंसी नो डाउट जो है 50% से ज्यादा हो जाएंगी, तो वो 50% की सीलिंग में नहीं आएंगी इस तरह की वैकेंसी। ये आर्टिकल 4B बोलता है, ठीक है। वो लैप्स नहीं करेंगी। लैप्स के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। उसके बाद में क्लॉज 5 है इसमें कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ व्हिच प्रोवाइड्स दैट incumbent of an office in connection with affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं कहा जाता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस जो रेज होंगे वो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 2 4A 4B पर क्वेश्चंस रेज होंगे, उसी पर मैक्सिमम जो हमारा केस हुआ है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 बेसिकली स्प्रेड है आर्टिकल 14 का। इसका मतलब ये है कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 16। नॉन आर्बिट्रेरीनेस आर्टिकल 16 का पार्ट है। आर्टिकल 14 गारंटीज टू ऑल पर्संस इक्वलिटी बिफोर लॉ।
आर्टिकल 15(1) and 16 टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद में ये भी कहा गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस इज नॉट कैरिड बाय अ मेंबर व्हेन ही माइग्रेट्स टू अनदर स्टेट। कि शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करेगा तो अपने स्टेटस का अगर कोई व्यक्ति है और वो यूपी में अगर आ जाता है तो उसको जब यूपी की अगर जो वैकेंसीज होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो वैकेंसीज होगी तो वहां पे जनरल कैटेगरी में वो ट्रीट किया जाएगा, ना कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में। नहीं शेड्यूल ट्राइब का है तो शेड्यूल ट्राइब में नहीं किया जाएगा। अगर लेकिन मध्य प्रदेश का व्यक्ति SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करता है तो वहां पर वो जो स्टेट के जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, स्टेट की जो एम्प्लॉयमेंट होगा, वहां पर उसे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सपोज कीजिएगा सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम है तो सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम के लिए ही विल बी कंसीडर्ड एज SC वेयरएवर ही इज रेजिडिंग, कि चाहे वो यूपी में रह रहा है या मध्य प्रदेश में रह रहा है या राजस्थान में रह रहा है या मणिपुर में रह रहा है, इट इज इमैटेरियल। ओके, तो अब आगे हम मूव करते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 गारंटीज टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, गारंटी देता है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन अ मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट। जबकि क्लॉज बी कहता है कि दैट नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। कुल मिला के ये कहेंगे कि यहाँ पर 8 ग्राउंड्स है, एनी ऑफ देम भी एक ग्राउंड हो सकता है, कि 8 ग्राउंड्स हैं कि इन 8 ग्राउंड्स पे किसी व्यक्ति को इनएलिजिबल नहीं कहा जा सकता या इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। क्लॉज 1 और 2 जो है आर्टिकल के, वो ले डाउन करते हैं जनरल रूल। जनरल रूल क्या ले डाउन करते हैं कि दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट or office under the state on the grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence. Article 16 clause 1 or 16(2) applies only in respect of employment. Employment के संदर्भ में केवल ये अप्लाई करते हैं, or the office under the state. Clause 3, clause 4, clause 4A, clause 4B and clause 5 of the article 16 provide 4 exceptions to this general rule of the equality of the opportunity, कि वो exceptions हैं। clause 3, 4, 4A, 4B और 5 article 16 के 16 clause 1 और 16 clause 2 के exceptions हैं। clause 4 ये कहता है कि state to make provisions, कि state provision बनाएगा for the reservation of the post in the government jobs in favor of any backward class of the citizens which in the opinion of the state is not adequately represented, जो कि state की opinion में adequately represented नहीं है in the services of the state। और जो newly added clause है 4A, जो कि जिसको हमने कहा 77th Amendment Act से जोड़ा गया, empowers the state, ये empower करता है state को to make any provision for reservation matters of promotion, कि promotion के लिए for SC and ST candidates के लिए which in the opinion of the state are not adequately represented in service under the state। इसके बाद में 81st Amendment Act आया, इसने न्यू क्लॉज 4B को ऐड किया। इसमें कहा गया कि न्यू क्लॉज 4B is added to seek the end the 50% limit for scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes in backlog vacancies which could not be filled up due to the non-availability of the eligible candidates of these categories in the previous year to year। तो एक ऑब्जर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट का कि अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते वैकेंसीज को, लेकिन उसको नलिफाई करने के लिए, उस केस लॉ को नलिफाई करने के लिए क्लॉज 4B को पार्लियामेंट के द्वारा ले आया गया। क्लॉज 5 कहता है कि सेव्स अ लॉ फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ clause 1 and clause 2 which provides for the incumbent of any office a religious qualification for appointment। Article 16 गारंटी देता है against discrimination is limited, ये लिमिटेड गारंटी देता है एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में और अपॉइंटमेंट के संदर्भ में अंडर द स्टेट। जबकि आर्टिकल 15 जो है वो मोर जनरल है एंड डील्स विद ऑल केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हिच डू नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 16। मतलब एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट को छोड़ करके बाकी के जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो आर्टिकल 15 उनको डील करता है कि अगर वहां पर अगर एम्प्लॉयमेंट और
अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है किसी स्टेट के द्वारा, स्टेट एजेंसी के द्वारा, तो आर्टिकल 16 अट्रैक्ट होगा। एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के अलावा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आर्टिकल 15 वहां पर अट्रैक्ट होगा। आर्टिकल 16 embodies the particular application of general rule of equality laid down in article 14 with reference to appointment and employment under the state। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 16 guarantees equality of opportunity in matters of appointment in public state services। It does not prevent the state from prescribing necessary qualification, लेकिन ये नेसेसरी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करने के लिए प्रिवेंट नहीं करता है। एंड सेलेक्टिव टेस्ट फॉर द रिटायरमेंट, रिक्रूटमेंट फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड मे बिसाइड्स मेंटल एक्सीलेंस एक्सक्लूड फिजिकल फिटनेस, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, मोरल इंटीग्रिटी, लॉयल्टी टू द स्टेट। वेयर द अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन मे बी प्रिस्क्राइब। जहां पर टेक्निकल नॉलेज या एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्विजिशन है, वहां पर वो एक्सपर्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वालों को ले लीजिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले लोगों को ले लीजिएगा। तो वहां पे वो टेक्निकल बैकग्राउंड का ही व्यक्ति चाहिए, तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ओके इसके बाद में द सेलेक्टिव टेस्ट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। जो सेलेक्टिव टेस्ट है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड पर होना चाहिए और नेक्सस होना चाहिए क्वालिफिकेशन का और जो ऑब्जेक्ट अचीव करना है उसके बीच में। ठीक है, एक केस आया जे.एन. शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, AIR 1971। जे.एन. शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1971, SC 1318। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि the rule which required that only a lawyer practicing in the high court and notification issued thereunder was unconstitutional. There was no reasonable nexus between the qualification and alleged object of the applicant possessing a knowledge of the local law, which could be acquired by any lawyer practicing in any court. For appointment to a particular post, a minimum educational qualification can be prescribed. Thus, a requirement that a professor in orthopedics must have a postgraduate degree in that subject is valid। तो यहाँ पे जो जे.एन. शर्मा का जो केस था, सॉरी जे.एन. शर्मा का नहीं था, ये था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नहीं ये केस था, सॉरी पांडुरंग राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें बेसिकली कहा गया कि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अपना निकाला नोटिफिकेशन मुंसिफ के लिए, तो उसमें कहा गया कि कोई एडवोकेट जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए वही एलिजिबल है इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि नो, इट्स नॉट अ वैलिड ग्राउंड, और उसको सेट असाइड कर दिया उस रूल को। उसमें कहा गया कि अगर लोकल लॉ के रिक्वायरमेंट की बात है, कि लोकल लॉ के नॉलेज की जहां तक बात है, कि कोई भी व्यक्ति जो कि लॉ ग्रेजुएट है और किसी भी कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे वो लोकल लॉ के संदर्भ में अपनी नॉलेज गेन कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो। तो इस तरह से यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया लॉ को। इसी तरह से जो बता रहा था मैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एस.बी. कोहली, AIR 1973, SC 811, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर एस.बी. कोहली, AIR 1973, SC 811। तो उसमें कहा गया कि सपोज की ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वो एक वैलिड रिक्वायरमेंट है, वैलिड रिक्विजिशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैलिड है। उसको स्ट्रक डाउन नहीं किया सकता कि अगर सपोज कि प्रोफेसर आप बनाना चाहते हैं ऑर्थोपेडिक्स में और आप कहते हैं सिंपल MBBS काम करेगा, देन इट्स नॉट गुड एनफ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया, मंजुला भाषिनी वर्सेस MD APWCFC लिमिटेड, AIR 2010, दोबारा से साइटेशन बोलूंगा, AIR 2010 SC 3143। मंजुला भाषिनी वर्सेस M.D.A.P
2010/w.c.f.g Limited AI 2010 SC 3143। इसमें कहा गया द कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब बाय द लेजिस्लेचर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ डेली वेज एम्प्लॉइज। जो कट ऑफ डेट है प्रिस्क्राइब बाय लेजिस्लेचर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ डेली वेज एम्प्लॉइज एंड अदर्स इज नॉट आर्बिट्ररी, अनरीजनेबल एंड इरेशनल एंड डिस्क्रिमिनेटरी। इसकी बात होती है कि इक्वलिटी बिटवीन द सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसके संदर्भ में कहा जाएगा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी प्रेडिकेटेड ओनली एज बिटवीन पर्सन्स हु आर ईदर सीकिंग द सेम एम्प्लॉयमेंट और हैव ऑब्टेन्ड द सेम एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 clause 1 means equality between the members of the same class of employees and not equality between members of the separate independent classes। कि जिनकी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, या तो सपोज कीजिए सेम कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं, या सपोज कीजिए सेम उसकी सेम पोस्ट के लिए बात हो रही है, तो वहां पे इक्वलिटी बिटवीन द सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉइज कहा जाएगा। तो वहां पे है जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्किल्ड लेबर को आप अनस्किल्ड लेबर के साथ में आप कंपेयर करने लगे, तो वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी। या सपोज कि स्किल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और वहां कहने लगे कि मैं भी सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वहां पे वो ये नहीं कहा जाएगा कि आर्टिकल 16 का वायलेशन हुआ है। नेक्स्ट, जैसे ऑब्जर्वेशन दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के संदर्भ में रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, लिख लीजिएगा इसको, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है AI 1982 SC 879। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑल्दो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया फंडामेंटल राइट के रूप में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है ये आर्टिकल 14, 16 और 1939C का कॉन्स्टिट्यूशन में, और इट कैन बी इन्फोर्स्ड and it can be enforced by the courts in the cases of unequal scales of pay based on irrational classification। कि अगर irrational classification के बेसिस पर अनइक्वल पे किया जा रहा है तो उसको ये कहा जाएगा, इसको चैलेंज किया जा सकता है और उसको स्टक डाउन कराया जा सकता है। There can be two scales of pay in the same cadre of the persons, लेकिन दो स्केल्स हो सकते हैं सेम कैडर के व्यक्तियों में। More often functions of the two posts may appear to be the same and similar, but they may be difference in the degree of performance। लेकिन डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस में वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि जैसे सपोज कि मैं ही कहने लगूं कि मैं भी जुडिशियल फंक्शन कर रहा हूं और हाई कोर्ट जज भी जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं कि मेरी जो पे है वो हाई कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो है वो उनका डिफरेंट फंक्शन है, उनकी डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी डिफरेंट जो है डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इन कंपेरिजन टू माई जॉब। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैं भी जज के रूप में काम कर रहा हूं, वो भी जज के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता हूं कि मेरी भी पे उतना होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। बाकी की क्लास में है अभी उसमें लूंगा मैं, ऑल ऑफ सडन मेरे को कहीं जाना होगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो नवदुर्गे की छुट्टी है उसकी, सॉरी दशहरे की, उसमें मैं संडे के अलावा क्लास लूंगा। एनी इशू? ओके सर, ओके सर, नो इशू। ठीक है, तो बाकी का पार्ट मैं उस दिन कंप्लीट कर दूंगा। 14 या 15 में किसी भी दिन मैं आप लोगों से कंसर्न लेके क्लास ले लूंगा एक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी एक जो क्वेश्चन हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला दिया है, पॉलिटी वाला, उसे देख लीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर जो ग्रुप है उस पर डालिएगा। ठीक है, अयंगर वाला जो क्वेश्चन था, यस सर, उस क्वेश्चन को देखिएगा, बताइएगा उसको। ठीक है, ओके, गुड लक। थैंक यू सर। ओके, गुड लक टू ऑल। थैंक यू सर।